आज मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, व्हिच इज वेरी सिंपल टू स्पीक अबाउट. Dalton's law of pressure says that if we are collecting many gases, two or more gases, so if we are collecting the gases in a container, total pressure inside the container will be the sum of all the pressure of the gases inside the container. तो all the pressures ना बोल के उसने क्या टर्म यूज किया, पार्शियल प्रेशर. और पार्शियल प्रेशर मैंने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द पार्ट ऑफ द गैस. तो जो गैस जितनी है उतना प्रेशर क्रिएट करेगी और उसके सबके टोटल को हम कह देंगे पार्शियल प्रेशर, सबके टोटल को बोल देंगे टोटल प्रेशर. तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, और गैस कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए. टोटल प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी इक्वल टू pressure of the gas 1, pressure of the gas 2, or pressure of the gas, whatever the amount of gas are given, number of gases are given. So pressure of the gas will be equal to the total pressure, sum of the pressures of the gas. ठीक है, मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक गैस है जिसका प्रेशर P1 है. ओके, एक दूसरी गैस है जिसका प्रेशर P2 है, एक तीसरी गैस है जिसका प्रेशर P3 है. हम यहाँ पे 3 गैसेस लेके चलेंगे, उसी को लेते हुए डिराइव करेंगे. तो आई हैव 3 गैसेस इन द कंटेनर, जिसमें एक का प्रेशर P1, दूसरे का P2 और तीसरे का P3 है. वी ऑल नो दैट फॉर्मूला PV इक्वल्स nRT. ओके, गैस जिसका प्रेशर P1 है उसका मोल हमने N1 लिया है, मतलब आई हैव फिल्ड अ कंटेनर. देखो जरा, आई हैव फिल्ड अ कंटेनर जिसमें फर्स्ट गैस का मोल लिया है N1 और वो क्रिएट कर रही है प्रेशर P1. दूसरी वाली गैस का मोल्स लिया है N2 और वो क्रिएट कर रहा है प्रेशर P2. थर्ड वाली गैस का मोल इज N3 और प्रेशर कितना क्रिएट कर रहा है, P3. इज इट ओके? क्यों? यस मैम. ठीक है, तो ये तीनों गैसेस मैंने इस कंटेनर में ले ली हैं. हम एक एक करके तीनों गैसेस के प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ. P1 गैस, P1 के लिए, यानी जिस गैस के लिए मोल्स N1 है और उसका प्रेशर N1 P1 क्रिएटेड है, उसके लिए मैं P1 को क्या लिख सकती हूँ, देखो जरा, इसे पर शिफ्ट करना है, V को नीचे कर दो. P1 इक्वल्स टू N1 RT अपॉन V. इज इट ओके? हेलो, यस मैम. ठीक है ना. अब गैस नंबर 2 के लिए देख लो, P2V इक्वल्स N2 RT. तो P2 will be equal to N2 RT अपॉन V. थर्ड गैस के लिए क्या होगा, P3 इक्वल्स N3 RT अपॉन V. हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो दिस इज, तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस इनसाइड द कंटेनर क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट इट लाइक PT को मैं लिख सकती हूँ P1 प्लस P2 प्लस P3. तो बस इक्वेशन लगा दो फटाफट से. P1 क्या है, N1 RT अपॉन V प्लस N2, करते जा रहे हो क्या साथ में कि नहीं कर रहे हो कुछ भी? क्यों, आर यू डूइंग विद मी? कर रहे हैं. वेरी गुड, करते जाया करो, उससे थोड़ा सा हैबिट रहता है, और कुछ गलत लिखते हैं तो पता पकड़ में भी आ जाता है. इज इट ओके? लिख सकती हूँ ना ऐसा? आप क्या करें, इसमें देखो R T एंड V, इनको कॉमन ले लें क्या, क्योंकि हर बार RT अपॉन V ही आ रहा है. कैन आई टेक इट कॉमन? ले लूं कॉमन? तो यस. हाँ या ना बोलते जाया करो फटाफट. RT अपॉन V कॉमन ले रही हूँ, RT अपॉन V कॉमन ले लिया, बचा क्या, N1 प्लस N2 प्लस N3. तो दिस इज व्हाट, N1 प्लस N2 प्लस N3. लिखो जरा, क्या बचा, N1 प्लस N2 प्लस N3. ये क्या है, P टोटल है, ये टोटल प्रेशर. ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, P1 हमने क्या लिया था, याद रखो, करो जरा. P1 was equal to N1 RT अपॉन V, यही था ना. तो मैं क्या करने वाली हूँ, P1 को डिवाइड करने वाली हूँ P टोटल की इक्वेशन से. करके देख लें जरा, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन चाहिए था इसलिए मुझे चाहिए. करके देखें जरा क्या होता है. लेट्स सी, P1 डिवाइडेड बाय, देखो P1 डिवाइडेड बाय P टोटल. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो. P1 डिवाइडेड बाय P टोटल. एवरीवन इज गेटिंग, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कर दिया. देखो P1 क्या है, NRT, N1 RT अपॉन V. इज इट ओके?
पी टोटल क्या है, आर टी वी, आर टी इंटू वी, n1 plus n2 plus n3. Is it okay? क्यों बच्चों, Yes, ma'am. करते जा रहे हो? एवरीवन इज डूइंग इट विद मी? भवानी, Yes, ma'am. तो काटते जाओ। आर टी से गया, वॉल्यूम वॉल्यूम से गया, व्हाट इज लेफ्ट आउट, राइट डाउन द थिंग्स लेफ्ट आउट, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। क्यों, यही बचा? Yes, ma'am. This is left out. Okay, so write down n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। दैट इज n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस 1। व्हाट इज दिस? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ n1। अब जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए सुन लो ध्यान से। दोज हु हैव डन द फर्स्ट चैप्टर उनको ये पता है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए सुनिए। मोल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ द मोल्स। दैट इज, सपोज मेरे पास A एंड B एंड C तीन चीजें हैं, ओके, इन अ सिंगल कंटेनर। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, N का A सब्सटेंस का मोल Na है, B सब्सटेंस का मोल्स मैंने Nb डाला है, एंड C सब्सटेंस का मोल Nc है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है मृदुल? नो मैम। ठीक है। अक्षत? यस मैम। ठीक है, हमने तीन चीजें ली हैं, तीनों के कुछ अमाउंट ऑफ मोल्स मैंने इसमें डाले हैं। तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, ये अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस कंटेनर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्स ए। और इसका, इस कंटेनर में इसका मोल फ्रैक्शन कितना है ये आप बताएंगे, मोल्स ऑफ द ए एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ moles, that is Na plus Nb plus Nc. This is called mole fraction of A. If I am asking you कि mole fraction of B बताइए, तो क्या करेंगे? mole fraction of B equals to mole of the B divided by total number of moles, that is Na plus Nb plus Nc. आप समझ में आ गया मोल फ्रैक्शन क्या है? यस मैम। यस मैम। श्योर? तो ये आपका मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द, जिसका फ्रैक्शन पूछा है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इज इट ओके? तो फिर अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लुक एट दिस, P1 अपॉन टोटल ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। तो ये N1 N2 N3, N1 डिवाइडेड बाय N1 N2 N3 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? देखो जरा, P1 डिवाइडेड बाय P टोटल इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन गैस। कैन आई राइट इट डाउन? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस विल बी इक्वल टू PT मल्टीप्लाइड बाय x1। कर सकते हैं इसको? Yes, ma'am. यस मैम। तो आप एक बार थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। सुनो, प्रेशर ऑफ वन गैस, किसी भी एक गैस का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैन यू सी दिस? जैसे जैसे मैं गैस बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जब उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा तो बाकियों का प्रेशर, या तो टोटल प्रेशर बढ़ा दीजिए आप, अगर आप उसका प्रेशर, वैसे भी एक का फ्रैक्शन बढ़ता है तो दूसरे का फ्रैक्शन कम होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक रोटी को 4 लोगों में मुझे बांटना है ना, तो अगर मैं एक रोटी को 4 लोगों में बांटूंगी तो मेरा क्या तरीका होगा? या तो मैं 1/4 सीधा चौथाई चौथाई कर दूं रोटी, या फिर क्या करूं, एक को आधी दूं और दूसरों को एक में से ही 3 टुकड़े करके दूं। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब भी किसी एक का फ्रैक्शन बढ़ता है, हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और फ्रैक्शन हमेशा किस में होता है? एक चीज में से। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा x1, x2 एंड x3, अगर इन फ्रैक्शन को हम टोटल करें, किसने भी फ्रैक्शन करिए आप, जब आप टोटल करें तो उसका नंबर क्या आना चाहिए? 1. है ना? तो फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़े, और टुकड़ा किसी चीज का किसका किया जाता है? एक चीज का टुकड़ा होता है। तो ये देखिए जरा, ये एक चीज है और ये इसके टुकड़े हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 टुकड़े करने हैं, तो मैंने आधे आधे कर दिए। अब मैंने एक, मान लीजिए ये मेरा है और ये आपका है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? आपका फ्रैक्शन बढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली मेरा फ्रैक्शन कम हो रहा है कि नहीं? देखो,
Yes, ma'am. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जैसे ही मैं आपका और बढ़ाऊंगी फ्रैक्शन मेरा और कम हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि अगर हम फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन लेते हैं तो अगर एक मोल का फ्रैक्शन किसी एक गैस का फ्रैक्शन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी गैस का फ्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि आपने एक बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली दूसरी कम हो गई, क्योंकि ओवरऑल कितना आना चाहिए 1। तो ये आपको ये डिफाइन कर रहा है कि वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस यूजिंग द टोटल प्रेशर। आपका टोटल देखो फ्रैक्शन का आपका टोटल प्रेशर तो नापना आसान होता है, क्योंकि टोटल प्रेशर तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, लेकिन हर गैस का कितना प्रेशर है वो नापना मुश्किल है। लेकिन आपने कितनी गैस डाली है, आपकी गैस का फ्रैक्शन कितना है, वंस यू नो दिस तो आपको पता लग जाएगा कि उसका प्रेशर कितना है। वंस यू नो द प्रेशर P1 + P2 + P3 करके आप उसका पता लगा लीजिए कि टोटल प्रेशर कितना आएगा, और टोटल प्रेशर पता है तो फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो व्हाट इज दिस सेइंग टू यू? ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे जैसे आप फ्रैक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक? ये डिराइव कर सकते हो, डिराइव that partial pressure is directly proportional to its mole fraction। क्यों derive कर सकते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ जाएं। Yes, ma'am. चलिए अब हम बात कर रहे हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन की। मैंने आपको गैस इक्वेशन बता दी थी, आइडियल गैस इक्वेशन बताती थी, विच वाज PV = nRT। ये मैंने आपको बता दी थी। हम बात कर रहे हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन की। कंबाइंड गैस इक्वेशन मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को प्रेशर 1 दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 दिया हुआ है, R और N तो कांस्टेंट रख लेते हैं चलिए, क्योंकि एक कांस्टेंट मोल एंड कांस्टेंट R के लिए T1 दिया हुआ है, और किसी दूसरी कंडीशन में कंडीशन चेंज कर दी, मतलब प्रेशर हो गया 2, वॉल्यूम हो गया V2, N और R तो हमारे फिक्स्ड है क्योंकि हमारा कंटेनर फिक्स्ड है, हमने चेंज नहीं किया है, और टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया T2। तो what is the relationship between P1 V1 and T1 equal and P2 V2 and T2? तो चलो करें इसको। P1 V1 equals NR T1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? P1 V1 upon T1 equals to NR। कांस्टेंट है, हम N भी हटाना चाहें तो हटा लो, क्योंकि हम एक मोल के लिए बात कर लेते हैं कि एक मोल के लिए क्या होगा, तो R तो कांस्टेंट है ही ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों बच्चों? Yes, ma'am. गरिमा बात समझ में आ रही है? सहज? P2 के लिए देखो जरा, P2 V2 अपॉन T2 क्या हुआ? इक्वल्स, ये भी R हो गया, ये भी R है और ये भी इक्वल्स R है, तो क्या मैं इसको दोनों को बराबर कर दूं? क्यों? क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2? आज मुझे थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही है क्लास में, क्यों? मैम आज हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अच्छा आज मतलब पढ़ रहे हो तुम। P1 V1 इक्वल्स टू R T1, ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन। P2 V2 इक्वल्स टू R T2, ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन की इक्वेशन। कंडीशन का मतलब है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का डिफरेंट होना, ठीक है। अब आपने क्या किया, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स R है ही, P2 V2 अपॉन T2 भी इक्वल्स R है, तो आपने क्या किया, R इन दोनों को बराबर रख दिया, तो दिस बिकम्स P1 V1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 T2, P2 V2 अपॉन T2। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब भी अगर भूल जाए ना हम लोग, तो अब ये देखिए यहां से मैं कांस्टेंट कर रही हूँ, देखिए जरा, T कांस्टेंट कर दिया तो T1 T2 तो हो गया बराबर। लुक एट दिस, ध्यान से सुनना, अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो ये हो गया P1 V1 अपॉन T इक्वल्स P2 V2 अपॉन T। क्यों? हो गया ना, तो ये तो गया, तो ये हो गया ना हमारा। नेक्स्ट कौन सा चीज है ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट पे काम करता है, कौन सा लॉ है? बोलो जरा। बॉयल्स लॉ। तो यही बोलता था ना बॉयल ने यही बोला था ना कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 या PV इक्वल्स कांस्टेंट, यही बोला था ना लॉ ने, बॉयल ने। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलो इसी इक्वेशन में अब की बार अपन क्या कांस्टेंट करेंगे, अब की बार T कांस्टेंट नहीं करते हैं, अब की बार अपन प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं। किसने किया था प्रेशर कांस्टेंट, बताओ फटाफट।
बॉयल ने चार्ल्स। चार्ल्स। अच्छा किया था। चार्ल्स, तो चार्ल्स ने प्रेशर कांस्टेंट किया, तो मेरा प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है P1 नहीं रहा, PV1 डिवाइडेड बाय T1 एंड PV2 डिवाइडेड बाय T2। PP हटा दूं अब, जब एक ही है तो कट गया। तो क्या आया ये देखो, वही आया जो हम चार्ल्स के लॉ में पढ़ते थे कि V1 अपॉन T1 इक्वल्स V2 अपॉन T2 या V अपॉन T इक्वल्स कांस्टेंट। यही पढ़ा था ना, यही तो होता है चार्ल्स लॉ। क्यों भवानी, हिमांशी? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल सही चल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ो। आगे वॉल्यूम किसने कांस्टेंट किया जरा बताना, वॉल्यूम किसने कांस्टेंट किया था? मॉन्टॉन्स लॉ, याद है? तो हम वॉल्यूम मैम गेल सैप। हाँ गेलुसैक ने। तो अब क्या करें, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए। तो क्या हुआ, P1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 अपॉन T2 या P अपॉन T क्या हुआ, कांस्टेंट। बस यही तो पढ़ रहे थे देर से। तो कुल मिला के ये पूरा है। अगर आप सबके अलग अलग लॉज याद नहीं रख पाते तो भी वो जैसे बोलेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस 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 हैपेंस, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका ये इतना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि टी गया, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया, इसका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। T1 T2 होता तो कांस्टेंट टेम्परेचर होते ही आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख देंगे, जो भी आपका फॉर्मेट बनता है, या फिर आप सीधे लिख दीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर मींस बॉयल्स लॉ, और फिर P1 V1 इक्वल्स टू P2 VT लिखिए, जैसा आप चाहें। पर कुल मिला के ये जो लॉ है, दिस P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2, दिस लॉ इज अ कंबाइंड लॉ। ये सबका है मिला हुआ, आप एक एक चीज कांस्टेंट करते जाइए, वैल्यूज रखते जाइए, जो आप कांस्टेंट करेंगे वो कट कटा के बराबर हो जाएगी, जो रह जाएंगी वो चीजें आपसे पूछी होंगी, आपको दी होंगी। इज इट ओके? क्यों? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 300 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस दी हुई है, तो क्या दिया है मुझे, वॉल्यूम दिया है, 300 ml दिया है, 300 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये मुझे दिया है V1 और टेम्परेचर कितना दिया है, -10 डिग्री सेल्सियस। फाइन, सुन लो एक बार क्वेश्चन। 300 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट -डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये T1 हो गया और टेम्परेचर इन्होंने अब क्या कर दिया, +10 डिग्री सेल्सियस। सो दिस गैस इज हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस टेम्परेचर। तो T1 पहले वाला टेम्परेचर, T2 सेकेंड वाला टेम्परेचर। ओके, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बताओ भाई कि वॉल्यूम कितना हो गया अगर प्रेशर कांस्टेंट है। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम मींस V2. So what is the new volume if pressure constant? ओके हमें तो चलो मान लीजिए हम सारे लॉ भूल गए, तो हमें इतना तो पता है ना, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2। P कर दिया कांस्टेंट, तो चलिए P हटा देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 अपॉन T2 कर दिया। चलो अब तो क्या है, बस लगाना रह गया, कर देंगे, आगे बढ़े। मैम हाँ बोलो। मैम यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस में क्या ये जरूरी कि हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करें? हाँ करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो जस्ट कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है ना, तो टी कैपिटल टी आपका जाएगा ही नहीं। तो कैपिटल टी का मतलब है कि आपको इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, यानी द टेम्परेचर शुड बी देयर इन द केल्विन। तो बस कैपिटल टी का मतलब ही होता है दैट टेम्परेचर इज इन केल्विन। अगर मुझे स्मॉल टी लिखा हुआ मिलेगा तब आप डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, ये तो दिमाग में डाल लीजिए बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is desired to increase volume of the gas by 20%। मेरे पास एक कंटेनर में गैस है, उस कंटेनर का जो मुझे साइज बढ़ाना है वो ऐसे बढ़ाना है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना है, और वो भी कितना, 20% इंक्रीज शो करना है। ओके तो ये हो गया V1 और ये हो गया V2। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी V2 देन? V1 तो हो गया सपोज V, क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम दिया नहीं है। व्हाट दे आर गिविंग यू कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। तो 20% का मतलब क्या है कि V2 जो होगा वो होगा वॉल्यूम, हाँ तो ये क्या होगा 20% ऑफ द V। तो 20% का मतलब है 20/100 V का, यस और नो? क्यों बच्चों? यस 20% यही होता है ना।
इज इट ओके? तो 20% बताओ जरा क्या हुआ, डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 0.2V। यस यस मैम। ठीक है, तो 20% ऑफ द V इंक्रीज हुआ, तो पहले वाला प्लस इंक्रीज वॉल्यूम। कर दे इसको ऐसे। तो व्हाट इज V2? पहले वाला वॉल्यूम में 20% इंक्रीज, तो पहले वाला प्लस इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ये हो गया आपका V2। तो वॉल्यूम वॉज V बिफोर, जो दूसरा वॉल्यूम है उसमें हमने 20% इंक्रीज कर दिया है, किसका? पहले वाले वॉल्यूम का। तो दिस इज द 20% ऑफ पहले वाला वॉल्यूम एंड दिस इज द न्यू वॉल्यूम, 20% का इंक्रीज प्लस पहले वाला वॉल्यूम। तो ये हो गया V1 प्लस V1 एंड V2। अब ये बोल रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन? ओके, विदाउट चेंजिंग द प्रेशर, तो P हो गया कांस्टेंट। सो व्हाट इज सेइंग कि मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, प्रेशर नहीं बढ़ाना है कि तुम प्रेशर कम कर दो और वॉल्यूम बढ़ा दो, ऐसे नहीं करना है। प्रेशर इज कांस्टेंट, वी हैव टू चेंज द वॉल्यूम। कैसे करोगे, जरा लगाना दिमाग, कैसे करोगे? प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। तो देखो जरा, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस मस्ट बी हीटेड, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस मस्ट बी हीटेड if the initial temperature of the gas was 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस से मैं कितना टेम्परेचर बढ़ाऊं कि मेरा वॉल्यूम V से V2 हो जाए। ओके, तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कन्वर्ट करो इसको इनटू केल्विन, तो 27 प्लस 273 कितना हो गया? ये 27 कहाँ से आया? क्वेश्चन में था क्या? दिया हुआ है, सुन लो क्वेश्चन पहले फिर से। It is desired to increase the volume of the gas by 20% without changing the pressure. Without changing the pressure. To what temperature the gas must be heated? कितने टेम्परेचर तक गैस को हीट करे अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो? ओके, तो हमें ये आंसर देना है 300 केल्विन। तो बस लिख लो V1 अपॉन T1 इक्वल्स V2 अपॉन T2। तो क्या हुआ? V1 क्या है? V। T1 क्या है? T1 क्या है? 300। V2 क्या है? V प्लस 0.2 V कितना हो गया? 1.2 V डिवाइडेड बाय T2। तो V तो गया, तो T2 विल बी इक्वल टू T आएगा, इसका बढ़ेगा। देखो इधर 300 इट मल्टीप्लाइड बाय 1.2, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है सबको? यस मैम। मृदुल, अक्षत, हाँ मैम, आ गया सहज? 360। आ गया ना 360 सबका? अक्षत आ गया तुम्हारा? सहज? यस मैम, आ गया मेरा। ठीक है, तो 360 क्या आया है? ये केल्विन में आया है। ओके, तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट द आंसर इन द सेम वे जैसा उसने क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें 360 में से क्या माइनस कर दें? 273 माइनस कर दीजिए, तो और गेट द आंसर इन डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आंसर मांग रहा है इन डिग्री सेल्सियस देन ओनली लिख दीजिए। ठीक है, इज इट ओके? आगे बढ़ जाएं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज 28.2 लीटर ऑफ द क्लोरीन है जो लिबरेट हुई नॉर्मल कंडीशन पर। फाइन, तो हमारा जो वॉल्यूम था वो था 28.2 लीटर। ओके, अब बोल रहा है इन द सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैलकुलेट करिए वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब V2 दे आर आस्किंग कि कितना वॉल्यूम होगा एट 12 डिग्री सेल्सियस एंड 780 mmHg। नॉर्मल टेम्परेचर पर कितना था? 28.2, और इस टेम्परेचर पर कितना होगा? द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 12 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा? यू आर गिवन हियर द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 12 डिग्री, तो हम पहले तो T2 लिख लेते हैं। T2 इक्वल्स टू 12 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ऐड करो फटाफट से, 12 प्लस 273 कितना हुआ? 285। 285 क्या केल्विन? तो T1 कितना था? तो यू डू रिमेंबर 273 आपका 273 केल्विन तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस लेती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है हम पढ़ते हैं STP
और NTP, ये दो चीजें आप पढ़ेंगे। जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस दिया तो मेरा कितना टेम्परेचर हुआ, देखो जरा, 7 8 9 293 केल्विन हो गया। तो T1 कितना हो गया, देखो 28.2 लीटर ऑफ द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये देखो, ये देखिए क्या दिया है आपकी बार प्रेशर को, नॉर्मल कंडीशन पे प्रेशर कितना होता है 760 mm बताया था मैंने। 1 बार प्रेशर या 1 ATM लेके चलते हैं हम, यूजुअली हमारी बुक्स 1 ATM लेके चलती हैं। तो मेरा टेम्परेचर कितना हुआ 293 केल्विन। फाइन। अब देखो जरा नॉर्मल प्रेशर पर, तो नॉर्मल प्रेशर तो होना चाहिए था 760 mm। तो मेरा नॉर्मल प्रेशर मतलब P1 मुझे दिया गया था जब ये रिलीज हुई थी, तब P1 मुझे दिया था 760 mm। तो मेरा P1, तो P2 कितना है देखो जरा, 780 mm पर कितना होगा, दिस इज गिवन 780 mm। तीनों कंडीशन दी हुई है, P1 V1 T1 एंड P2 V2 एट T2, जिसमें से आपको पूछा गया है V2। तो वी नो दैट P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। तो बस लगा दो 760 28.2 डिवाइडेड बाय 293 इक्वल्स P2 780 मल्टीप्लाइड बाय V2 अपॉन T2 285। तो V2 यू कैन कैलकुलेट इजीली, यस और नो? निकाल रहे हो सहज, आंसर निकाल रहे हो कि नहीं? कर रहे हैं 2 मिनट। ठीक है, करो करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बताओ मुझे। तो बस छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुन लो, आ रही है। ठीक है? सूर्यभान, एवरीवन, अक्षत, मृदुल, सहज, है ना, गर्ल्स, हिमांशी एंड अनुभा, सुन रहे हो ना सब? ध्यान से, बस इतना ध्यान रखना है आपको। 2084.6 2084. नहीं आएगा 0.6. 2084, गड़बड़ हो रहा है कहीं। 2084 तो नहीं आना चाहिए। कैसे आएगा लीटर में 2084 लीटर? कुछ गड़बड़ किया होगा, कैलकुलेशन करके देखना दोबारा। बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं। नहीं, हाँ तो बड़े नंबर तो आएंगे इसमें, बट तुम खुद अंदाज लगाओ ना। देखो 760 780 ऑलमोस्ट बराबर है, 293 285 ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है? ये देखो तो फिर कितना फर्क आएगा, 2-4, मतलब हार्डली 1 लीटर का 1.5 लीटर का फर्क आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा फर्क आएगा। कितना आ रहा है? 26.72। हाँ, ये आ सकता है आंसर 26.7।